नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि आईएएस ऑफिसर है, एक्सरसाइज ऑफिसर है, यानी आबकारी आयुक्त है। हम बात कर रहे हैं अनुराधा पाल जी की। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनुराधा पाल बहुत जी। बहुत धन्यवाद एचएनएन मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, पहली महिला आबकारी आयुक्त बनी आप, कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा बहुत चैलेंजिंग वर्क है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन मैं ये मानूंगी इसमें हमेशा से ये डिपार्टमेंट ऐसा रहा है जिसमें हमेशा इतना संवेदनशील डिपार्टमेंट है, महिला ऑफिसर्स को नहीं प्राय मौका दिया जाता रहा है। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे जितने सीनियर ऑफिसर हैं, माननीय मुख्य सचिव महोदय का, कि जिन्होंने ये विश्वास जताया है कि नहीं, महिला ऑफिसर भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन कर सकती है। और उनकी ये सोच ये भी दर्शाती है कि वो महिला सशक्तिकरण के प्रति कितना संवेदनशील हैं, कितना जेंडर इक्वालिटी को धरातल पर उतारने की उन्होंने कोशिश करी है। तो ये मानती हूँ कि ये जॉब चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी हैं, पर एक अच्छा लगता है, एक फीलिंग है एक कि हाँ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हम अपनी ताकत से भी ज़्यादा लगाकर उसको काम को कर रहे हैं। बिल्कुल, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी हैं आप। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आईएएस बनने के पीछे काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई होंगी। क्या लगता है कि आईएएस आप बनी हैं, बहुत सारे पड़ावों को पार करके, बहुत टफ एग्ज़ाम्स क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बना जाता है, कैसा रहा वो सफ़र? देखिए वो सफ़र ऐसा सफ़र था कि जिसको अब मैं बताऊंगी तो थोड़ा इमोशनल उसमें टच भी आ जाता है, क्योंकि मैं एक ऐसे गांव से आई हूँ, हरिद्वार के एक औरंगाबाद विलेज से आई हूँ, जहाँ में समाज में लड़कियों को पढ़ाने को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी जी। अभी भी अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स में हरिद्वार बहुत पिछड़ा हुआ है। लड़कियों की एजुकेशन पर वहाँ ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। तो जब मैं 5th क्लास तक भी थी और मेरा नवोदय में एक बार एंट्रेंस में हुआ था, तभी भी समाज में, सोसाइटी में बड़े बूढ़ों ने बोला था कि लड़कियों को हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए, इसको आगे पढ़ाकर क्या करोगी। देन उसके बाद नवोदय के बाद जब मैंने नवोदय भी दोनों 10th और 12th दोनों टॉप किया, तो मेरी मदर थी जो मेरे पीछे लगी रही कि नहीं आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ पाई। तो उन्होंने ये ठान ली थी कि मेरे बच्चों को मैं ज़रूर पढ़ा के रहूँगी। बिल्कुल। तो जब मैं इंजीनियरिंग में मेरा नंबर आया तब बहुत ज़्यादा मुझे रिजेंटमेंट सोसाइटी की तरफ से झेलना पड़ा। यहाँ तक की बात आ गई कि मम्मी को ये बोल दिया गया कि तुम अपनी लड़की को लेके छोड़ के चले जाओ, लेकिन हम इसको इंजीनियरिंग नहीं जाने देंगे। तब मेरी मम्मी ने बोला कि आप अपने दोनों बेटों को रखो, मैं मेरी बेटी को लेके चलाऊँगी, लेकिन पढ़ाऊँगी ज़रूर। तो वो चीज़ें देखते देखते मतलब वहाँ से लेकर एक ये आया कि नहीं, मम्मी ने अगर कुछ ठान लिया तो मुझे भी कुछ करके दिखाना है, उनका सपना पूरा करना है। एक बार रोते रोते मम्मी ने बोला था कि सब मुझे ताने मारते हैं कि बड़ा बनाएगी अपनी लड़की को मैजिस्ट्रेट, तो बेटा तू कर रही है ना। तो मैंने कहा मम्मी आपको बोल दिया, आपने मुझे बोल दिया, अब तो करके ही दिखाना है। फिर मैं बन गई। मैं बन गई। फिर वही समाज थे, फिर वही मम्मी के सामने ताऊ चाचा सब लोग आके बोलते कि नहीं तूने बना ही दिया। वो मम्मी ने ये भी जवाब दिया था कि जी मैं अपने घर से तो लड़की नहीं लेके आई, बनेगी तो आप ही की लड़की, नाम तो आप ही का होगा। बिल्कुल। तो फिर अब जाकर, लेकिन इस एक मेरा तो संघर्ष था, लेकिन मेरी मम्मी को जितना सामाजिक संघर्ष झेलना पड़ा है, उसके साथ साथ आर्थिक संघर्ष, आर्थिक तंगियाँ तो थी, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। आप आर्थिक कठिनाइयों से तो उबर जाते हैं, लेकिन सामाजिक कठिनाइयों से, सामाजिक संघर्षों से उबरना बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मी उससे उभरी, और आज हम देखते हैं मेरे गाँव की बहुत सारी लड़कियाँ, अब कोई भी किसी को पढ़ने से नहीं रोकता है। बहुत सारे कंपटीशन निकाल रही हैं, आगे जा रही हैं, बाइक्स चलाती हैं, कोई पहनने को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसा नहीं है। तो ये एक पूरी सोसाइटी में एक चेंज आया है, एक छोटा सा, जिसको मेरी मम्मी ने चिंगारी दी थी, जो आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि करते जाओ मेहनत, बल्कि प्रतीक्षा ना करो, और वही हुआ। बिल्कुल, माँ का वो सपोर्ट, बेटी का वो प्यार और बेटी की वो मेहनत जो रंग लाई है, और अब एक सबके लिए मिसाल बन चुकी है। लेकिन आईएएस ऑफिसर के साथ स्पोर्ट्स कैसे? देखिए मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब गांव का लाइफ आपको पता है बहुत कठिन होता है, तो हम फिजिकली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे। जब मैं नवोदय में गई तो वहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स, मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो वहीं से खेलना स्टार्ट किया। मल्टीपल स्पोर्ट्स मेरे रहे हैं। जब बचपन में खेलती थी तो बचपन में मैंने कबड्डी, हैंडबॉल नेशनल खेला है। उसके बाद जब कॉलेज गई तो कॉलेज में कबड्डी और हैंडबॉल ऐसे स्पोर्ट्स प्रचलित नहीं थे, वहाँ पर मैंने बास्केटबॉल पिक किया है। फिर जब
जब एकेडमी गई तो एकेडमी में भी बास्केटबॉल बहुत कम खेलते हैं। बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो सब जगह सब अवेलेबल हो जाता है इजी। तो फिर बैडमिंटन पिक किया। तो फिर बैडमिंटन पिक करने के बाद फिर मुझे लगा कि बैडमिंटन बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है और इसमें मुझे आगे जाने की संभावनाएं भी है। तो फिर मैंने 35+ कैटेगरी में बैडमिंटन को प्रोफेशनली खेलना शुरू किया। तो मैं नेशनल जाते रहती हूँ, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हूँ 35+ में। प्राउड मोमेंट फॉर अस। नेशनल्स तक आप पहुंच चुकी हैं, एक IAS ऑफिसर हमारी और पहली महिला एक्सरसाइज ऑफिसर। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पद और इतनी सारी चीज़ें आपने हैंडल करी है क्योंकि आप DM भी रह चुकी है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये लाइफ में और आपके करियर टाइम में खासकर कोई एक ऐसी बड़ी चुनौती आई हो जिसे आपको लगा हो कि वेरी टफ। हाँ, ये जब DM शिप में थे हम, सारी चुनौतियाँ आती हैं, सब बड़ी होती है। किसी को अलग अलग पैरामीटर्स में हम नहीं बोल सकते चुनौती बड़ी है या वो दूसरी चुनौती बड़ी है। लेकिन जब DM शिप में होते हैं तो कई सारे फैसले होते हैं कि जो क्विक डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, लोगों की लाइफ स्टेक पर होती है। एक वाकया था DM शिप में जब मैं थी, तो हमारे 13 अमेरिकी टूरिस्ट स्टैंडर्ड हो गए थे पिंडारी ग्लेशियर में। तो कैसे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके फटाफट उनको समय रहते रेस्क्यू करना, तो वो एक मोमेंट था कि उसमें जरा सी भी देरी होती तो कुछ भी हो सकता था। लगातार US एम्बेसी से भी कॉल आ रहे थे, PMO से लगातार कॉल आ रहे थे कि कैसे करके उनको बचाया जाए। तो उनको जब सही सुरक्षित बचा लिया गया तो तब मुझे तसल्ली हुई कि हाँ, मैंने एक काम कर दिया कि 13 नागरिकों को जो US के थे, ये सिटीजन थे, उनको बचा लिया। तो ऐसी चुनौतियाँ मुझे लगती है कि जहाँ हम समय रहते पहुँच जाए, जहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था उसको एक छोटी सी अपने डिसीजन से, क्विक डिसीजन लेते हुए उस बड़े नुकसान को टाल सके और लोगों की मदद कर सके। तो ये मेरे लिए सही मायने में यही मेरा जॉब है, यही मेरा कर्तव्य है। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ गलत हो गया है और मेरे पे क्वेश्चन हो रहा है, या फिर आपको खुद पर कभी क्वेश्चन हुआ हो? देखिए, सवाल बहुत उठते हैं क्योंकि हम जब डिसीजन लेते हैं, हम एक ऐसे पद पर हैं जहाँ पर हम अपील का भी निर्धारण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जब हम अपील सुनते हैं तो दोनों पक्ष हमारे सामने होते हैं, तो हम फैक्ट्स को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए एक डिसीजन देते हैं। तो हो सकता है वो डिसीजन, मतलब मैं तो रूल्स को, रेगुलेशन को देखते हुए जो भी हमारे नियमों में लिखा उसको एक डिसीजन देती हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी अग्रीव्ड हो सकती है, एक पार्टी को न्याय मिल सकता है, तो दूसरी पार्टी आहत भी हो सकती है और वो हमारे सवालों पर क्वेश्चन भी उठाती है। तो इसी के चलते वो फर्दर अपील भी करते हैं कोर्ट में। कोर्ट हमें बोलती कि आपने ये फैसला क्यों दिया। तो ये डेली रूटीन की चीज़ें ये चलते रहती हैं कि हाँ, एक फ़ैसला हमने दिया, हायर अथॉरिटी ने उस फैसले को चेंज किया या हमारे फैसले को स्टे रखा। तो ये चीज़ें तो लगातार चलती हैं और आबकारी विभाग में तो बहुत ज़्यादा चलती हैं। यहाँ पर ज़्यादा पुरुषों का जैसे कहेंगे कांटेक्ट रहता है और महिलाएं इन चीज़ों से काफ़ी परहेज़ भी करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कभी आपको ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ी है अभी तक जब आपका कार्यकाल है? तो जी, बिल्कुल 2 चीज़ें हैं। एक तो क्योंकि अब एक मैं महिला हूँ और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट महिलाएं करती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वही होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो उनकी जो संवेदनाएं हैं वो अपनी संवेदनाएं मुझसे व्यक्त करती हैं। एक साइड मुझे उनकी संवेदनाओं को देख के चलना पड़ता है, दूसरी साइड मेरे पास है स्टेट का रेवेन्यू, क्योंकि स्टेट का सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है और उस रेवेन्यू को मुझे मैक्सिमाइज़ करना है क्योंकि वो स्टेट के वेलफेयर के लिए ही खर्च होना है। तो उनको साथ रखते हुए और उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हुए एक बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस कैसे बिठाया जाए, तो वो बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत सारी दुकानों का विरोध भी होता है, बहुत सारी दुकानें क्योंकि हमने दी हैं और बहुत विरोध हुआ है, तो विरोध के कारण हम बंद भी करते हैं। लेकिन कई बार कुछ विरोध ऐसे होते हैं जो प्रायोजित होते हैं, कुछ विरोध जेन्युइन नहीं होते हैं, कुछ प्रायोजित होते हैं कि कोई पर्टिकुलर किसी एक की शॉप है, दूसरा व्यक्ति उससे नाराज़गी रखते हुए विरोध करा दे, या फिर कोई अवैध जो तस्कर है उनकी तस्करी बंद हो जाएगी, इसलिए भी वो विरोध को प्रायोजित करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। हाँ, बहुत सारे लोग पहले कंफर्टेबल नहीं होते थे मिलने में कि मैडम से क्या बात करेंगे ठेकेदार। एक बार मैंने सबकी मीटिंग बुलाई, सबको, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाया कि आपके जेन्युइन क्या ग्रीवांसेस हैं, आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो वो एक बैरियर जो है मैंने ब्रेक किया कि नहीं, मैं अप्रोचेबल हूँ, आप आके मेरे से अपनी बात रख सकते हैं। उससे महिला पुरुष ऑफिसर होने का कोई लेना देना नहीं, एक ऑफिसर है तो आप आइए, एक अधिकारी के तौर पर आप आइए, सवाल बनते हैं आप कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, महिला पुरुष ना देखें, अधिकारी देखिए। हाँ। तो वो अब बहुत स्मूथ हो गया है, अब सबको पता चल गया कि हाँ, मैम से बात करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है, हम कंफर्टेबल हैं, अप्रोचेबल हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप अप्रोचेबल होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति जो अग्रीव्ड है, चाहे वो कोई महिला है या कोई हमारा वेंडर है जिसकी दुकान है, जिसने इतना बड़ा पैसा लगाया, तो दोनों को मुझे इक्वली सुनना पड़ेगा। दोनों को, उनके दोनों के ग्रीवांसेस हैं, अलग अलग हैं, उनको दोनों को सुनना पड़ेगा। तो ये विंडो मैंने दी है, तो होपफुली अभी सभी लोग कंफर्टेबल हैं।
एक सवाल ये भी उठता है कि चारधाम है, देवभूमि है, बार बार हमारे मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ पर किसी भी अव्यवस्थाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी ये विभाग ही खुद मुख्यमंत्री के पास है अगर देखा जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जब चारधाम यात्रा गतिमान है, जैसे कि मांस मीट की दुकानों को वहाँ से हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जगह जगह शराबों की दुकानें खुली हुई हैं, तो आखिरकार उन चुनौतियों को कैसे पार पाया जा रहा है? क्योंकि जगह जगह विरोध हो रहा है इसका कि मांस भी मिल रहा था, मदिरा भी मिल रहा है, मांस को बंद कर दिया, मदिरा तो अभी भी चालू है। देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहूँगी। सबसे पहले, किसी भी स्टेट में हमें स्टेट को ड्राई रखना है या स्टेट में लिकर सप्लाई करनी है, ये पॉलिटिकल एक डिसीजन होता है जो सरकार तत्समय रहती है, वो एक डिसाइड करती है। क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, उत्तराखंड के पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं हैं। एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स देखते हुए जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक की और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी रही है, उन्होंने यही डिसाइड किया होगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है और इसलिए इसको हमें रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू के सोर्स से भी ज़्यादा सरकार रेवेन्यू सोर्स का डिसीजन तब लेती है, सरकार देखती है कि सोसाइटी में डिमांड है या नहीं है। अगर हमारी सोसाइटी में डिमांड है, लेट्स से सोसाइटी के लोगों को दारू कंज्यूम करनी ही है, मदिरा कंज्यूम करनी ही है, तो चाहे वो कैसे भी कंज्यूम करेगा। अगर हम पूरा स्टेट ड्राई भी कर देते हैं तो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कंज्यूम करेगा, क्योंकि आप लोगों की चॉइसेस नहीं रोक सकते हैं, आप लोगों की चॉइसेस नहीं रोक सकते। और एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते आपका कर्तव्य ये है कि आप लोगों की जनहानि ना होने दें। कोई अवैध मदिरा कंज्यूम करेगा, कच्ची कंज्यूम करेगा, तो बहुत बड़ी जनहानि की संभावना है। तो स्टेट का काम है एक रेगुलेटेड वे से लोगों को वैध और अच्छी मदिरा उपलब्ध कराई जाए। उसको ख़रीदना, उसको कंज्यूम करना उस लोगों की चॉइस है, लेकिन लोगों को ऑप्शन अवेलेबल कराना सरकार का दायित्व है। अगर ये डिमांड सोसाइटी से ही आई है, अगर सोसाइटी एट लार्ज ये हो जाए कि नहीं, हम यहाँ पर कंज्यूम नहीं करते, ना हमें यहाँ कंज्यूम करने देंगे, तो वो सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। सरकार जनता के हित में वो फैसला ले सकती है कि स्टेट को ड्राई कर दिया जाए। लेकिन जहाँ तक हम मानते ही हैं, उत्तराखंड में ये कल्चर रहा ही है। कहीं ना कहीं सभी लोग मतलब ये मदिरा को कंज्यूम करते ही हैं। हम जितने भी स्टेट, जो भी हमारे सामने ड्राई स्टेट के एग्जांपल हैं, हम देख ही रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है या, तो ये एक डिसीजन बहुत सोच समझ के दोनों तरफों, दोनों पहलुओं को देख के लिया जाता है। लेकिन आबकारी विभाग में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र किया जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप सब बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारी खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हम IAS ऑफिसर अनुराधा पाल जी से बात कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, क्योंकि वो आबकारी आयुक्त तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। क्योंकि एक तो वो पहली महिला आबकारी आयुक्त बनी हैं और उसके बाद जिम्मेदारियों का ज़खीरा और इसी बीच बहुत सारी चुनौतियाँ। सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। अनुराधा पाल जी, आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, चुनौतियों की हम लोग बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त पारदर्शिता संदेह के घेरे में पूरा आबकारी विभाग है। मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे अन्य विभाग भी हैं जिनकी जिम्मेदारी वो इस वक्त संभाल रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन चीज़ों से कैसे उभरा जाएगा जो इस वक्त संदेह के घेरे में आ चुके हैं? क्योंकि महिलाएं खास तौर पर इसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रही हैं। कहा जा रहा है जगह जगह पर ऐसे रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें, ठेके खोल दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चों, महिलाओं और घर परिवार पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक पारदर्शिता की बात करते हैं, हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं, वो पॉलिसी बनती हैं, वो पारदर्शी होती हैं। जो नियमों में लिखा होता है, उन नियमों के दायरे में ही हम काम करते हैं। अगर नियमों के दायरे में काम नहीं करेंगे तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगे। तो वो ये कहना है कि केवल लोग बोल देते हैं, गॉसिप करके बोल देते हैं कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, यद्यपि इसमें पूरा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। दुकानों के चयन से लेकर दुकानों के आवंटन तक जो चयन होता है, वो चयन समिति उसको देखती है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पर खोली जा सकती है, यहाँ से रेवेन्यू आ सकता है, दूसरी दुकान से उसकी दुकान के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मंदिर से या स्कूल से जो 100 मीटर का डिस्टेंस है वो होना चाहिए, रिहायशी इलाके में नहीं होनी चाहिए। ये सब लिखी हुई हैं बातें। एक बहुत बेसिक लोग इसलिए भी कर देते हैं, कई बार ऐसा है कि कमर्शियल एरिया है वो, लेकिन लोगों ने वहाँ रिहायशी जो था उसको कमर्शियल कर दिया है। अब वो कागज़ों में कमर्शियल है, लेकिन लोग रह रहे हैं। लोगों का परसेप्शन ये है कि रिहायशी इलाके में खोल दी गई है, जबकि वो हमारे पेपर्स में और वहाँ पर कमर्शियल और भी दुकानें हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और भी हैं,
तो आपका जो हमारी दुकान खुलेगी तो बाकी दुकानें वहाँ पर खुल रही हैं, केवल आबकारी की दुकान वहाँ पर नहीं खुल रही है, सिर्फ ये कहते हुए कि ये रिहायशी इलाका है, जबकि बाकी दुकानें इसलिए वहाँ पर खुली क्योंकि वो कमर्शियल स्पेस है। इसलिए ही आबकारी की दुकान भी वहाँ पर, मदिरा की दुकान भी वहाँ पर इसीलिए ही खुली क्योंकि वो कमर्शियल अब कंपनी इसी बीच कोई अगर विरोध करता है तो फिर आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए, विरोध जो कोई विरोध करता है, अगर जनता का विरोध है या जैसे भी विरोध है, उसके लिए डीएम को हमारे नियम 28.1 में 28.2 में पावर दी गई है कि डीएम उस दुकान को स्थानांतरित भी कर सकता है, उस दुकान को पूर्णतः बंद भी कर सकता है, और उसके बाद भी अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो आबकारी आयुक्त के यहाँ अपील भी कर सकता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की प्राइम ड्यूटी है। एज अ फीमेल आपको आईएएस ऑफिसर ना देखूं और मैं आबकारी आयुक्त ना देखूं, तो एज अ फीमेल आपको क्या लगता है कि प्रदेश में ये जो मदिरा की दुकानें खुली हैं और जो रिहायशी इलाकों में खुलती है, इज़ इट सेफ फॉर फैमिली? देखिए, मैं अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं, पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, दुकानें जो हैं रिहायशी इलाकों में तो अलाउड नहीं है दुकानें खोलना। मैंने पहले भी बताया, हमारी पॉलिसी क्लियर कट मना करती है कि रिहायशी इलाकों में दुकान नहीं खोली जाएगी। इशू यहाँ पर ये नहीं है, इशू ये है कि वही रिहायशी इलाके लोगों ने कमर्शियल में तब्दील कर दिए हैं। अब जब आपने खुद ही वो रिहायशी इलाके कमर्शियल में तब्दील कर दिए हैं, तब हम कैसे रोक सकते हैं? हम नहीं रोक पाएंगे। तो मेरी लोगों से यही विनती है कि आप अपने रिहायशी इलाकों को डिमार्केट कर दीजिए कि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, चाहे वो आबकारी की हो चाहे वो अन्य एक्टिविटी हो। तो तभी जाकर, क्योंकि वो सब पे ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल उसमें हम परचून की दुकान तो खोल दें या एक रेस्टोरेंट खोल दें और हम कह दें कि मदिरा नहीं खुलेगी। हमें फिर सबको एक फील्ड पर लाना पड़ेगा कि रिहायशी एरिया में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तभी ये बात सुलझ पाएगी। अदरवाइज ये इशू आते रहेंगे क्योंकि लोगों ने खुद एनक्रोच कर लिया है, खुद एनक्रोच करके अपनी चीज़ों को कमर्शियल कर लिया, फिर लोग बात उठाते हैं कि यहाँ रिहायशी कॉलोनी हो गई है। तो वो भी एक मुद्दा है। अगर प्रॉपर तरीके से कोई डिमार्केटेड कॉलोनी रहती है कि हाँ ये रिहायशी कॉलोनी है, ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और इसके दायरे में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, वहाँ चांस ही नहीं है खुलने का दुकान, ना नियमों में है ना खुल सकती है। जैसे रिहायशी इलाकों में विरोध ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पर डिमांड कितनी है? क्या आपके पास कोई इस चीज़ का परसेंटेज या आंकड़ा है आपके पास की? क्योंकि एक तरफ विरोध हो रहा है, चारधाम यात्रा मार्गों पर ही देख लिया जाए तो विरोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर डिमांड भी होगी। बिल्कुल डिमांड, जायज़ सी बात है। क्या लगता है क्या परसेंटेज है? देखिए, मैं परसेंटेज तो नहीं, मैं ज़रूर एक ट्रेंड बताना चाहूँगी। अगर डिमांड नहीं होती तो हमारा रेवेन्यू सोर्स नहीं बढ़ता। सीधा सा बात है कि अगर हम पहले जब हमारा 700 करोड़ था, 700 करोड़ से हम 4,500 करोड़ तक लेके गए हैं, तो यानी कि सोसाइटी में डिमांड रही होगी, तभी वो रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू तो हमारे शराब बिकने से ही आया है। 700 से हम अब 4,500 करोड़ पर पहुंच गए हैं और नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, नेक्स्ट ईयर हम लगभग 4800-4900 करोड़ पर पहुंचेंगे। तो ये डिमांड का ही है। अगर सोसाइटी में डिमांड नहीं होती लगातार तो हमारा रेवेन्यू घटना चाहिए था या स्टैग्नेंट हो जाना चाहिए था कि हाँ कि अब इससे ज़्यादा डिमांड नहीं है, इतनी ही डिमांड रहेगी। लेकिन डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती है, नई बढ़ती है। टूरिस्ट स्टेट होने के नाते ये भी है, हमारे यहाँ जो बाहर का टूरिस्ट आ रहा है, हम उनकी चॉइसेस को नहीं रोक सकते। अगर उनको कंज्यूम करना है लेट्स से यहाँ पर आकर, तो वो उनको हमें अवेलेबल करानी पड़ेगी, अन्यथा वो अपनी गाड़ियों में 1-1, 2-2 बोतल, 3 बोतल लेके आएंगे और सभी गाड़ियों को ट्रैक करना, उनकी बोतल पकड़ना नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है। आप 10 पकड़ सकते हो, 20 पकड़ सकते हो और फिर 1-1 बोतल पर मुकदमा कैसे करेंगे उस व्यक्ति के लिए, पूरा कोर्ट कचहरी के लिए, 1 बोतल के लिए? तो हमें यहाँ पर उनके लिए, अन्यथा हमारा टूरिस्ट गायब हो जाएगा। अभी हम देखते हैं अगर उत्तराखंड में कुछ अगर ब्रांड्स नहीं मिलते हैं या कुछ शॉर्टेज भी हो जाती है तो उसका टूरिस्ट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। टूरिस्ट यहाँ से शिफ्ट होकर हिमाचल या अन्य जगह चला जाता है, वो उनकी चॉइस है। तो यहाँ यानी कि कहीं ना कहीं हमारा टूरिस्ट और हमारा आबकारी विभाग बहुत हद तक कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के कनेक्शन आ ही जाता है और ज़रूरत अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो अब एक और सवाल लेना चाहूँगी मैं, यही कि जब आप आबकारी विभाग में आयुक्त बनती हैं तो आपके नज़रिए से अभी फ़िलहाल प्रदेश की स्थिति क्या है? क्योंकि जो आप अभी तक अधिकारी नहीं थी और अब अधिकारी बन चुकी हैं, परसेप्शन चेंज हुआ है? क्या नज़रिया है इस वक्त प्रदेश की स्थिति का? देखिए, आबकारी जो विभाग है, इज़ इट गुड और बैड? नहीं, इट इज़ गुड। आबकारी विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि
हमारा एक काम है, हम एज एन ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करूं, हमें इस स्टेट को के लिए जितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं करें, क्योंकि उस रेवेन्यू जनरेट करके ही उस पैसे से ही सरकारें विकास करती हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, रोड्स हो, हॉस्पिटल हो। वो पैसा अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम स्टेट को का विकास कैसे करेंगे, कैसे लोगों के स्कीम बनाएंगे। तो अगर हम उसकी बात करें तो उस दिशा में हमने बहुत अच्छा काम किया है कि हम उस इतने 700 करोड़ से लेके 4500 करोड़ तक उस रेवेन्यू को पहुंचाएं। तो वो रेवेन्यू राजकोष में जा रहा है, उस राजकोष से सारा विकास हो रहा है। तो ये सभी का हम पॉलिसी जब बनाते हैं तो उसमें ये डेलिकेट बैलेंस मैंने पहले भी कहा है, दोनों चीज़ें रखते हैं कि हम हमारे राजस्व की क्षति भी ना हो, हमारे किट्टी जो है, हमारा राजस्व है, राजकोष है, वो भरा भी रहे, उससे जो जनता के विकास के कार्य हैं वो होते रहे। लेकिन उसी समय जनता को ऐसा भी ना कि उनकी भावनाएं आहत हो, उनकी संवेदनाएं आहत हो, लोगों को परेशानी हो, लोगों को तकलीफ हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, ये भी सरकार चाहती है, उस पर भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए चेक एंड बैलेंस बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन्फोर्समेंट का काम भी करते हैं, अवैध मदिरा को पकड़ने का काम भी करते हैं। कोई गलत काम कर रहा है, कोई ठेकेदार हमारी चीज़ें नहीं मान रहा है, जो नियम के उसको शर्तें लिखी गई है, नियमों का उल्लंघन करता है, उन पर कार्रवाई भी करते हैं और पुलिस को भी ये पावर दी गई है कि वो भी कार्रवाई करें। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। तो हमारा काम है सरकार के लिए जितना ज़्यादा, हमारे प्रदेश के लिए, सरकार तो नहीं बोलूँगी, प्रदेश के लिए रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना, साइड बाय साइड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को। हाँ, राजस्व का एक बहुत बड़ा रोल इस वक्त प्रदेश में डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कर रहा है। ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है, दोनों चीज़ों के से समझा जा सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी क्योंकि समय बेहद कम है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी तक आपका जो अनुभव रहा है, अगर आप उसे याद करती हैं तो क्या वो एक ऐसी चीज़ है, क्या वो ऐसा पॉइंट है जो आपको बार बार प्रेरणा देता है? मुझे जो सबसे आप हमारे दर्शकों को गाइड करना चाहें मुझे जो सबसे अच्छा ये लगता है, सर्विस में आने से पहले मैंने इंजीनियरिंग करी है, फिर उसके बाद में सर्विस में आई। इससे पहले मैं आईआरएस में थी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स में थी। 1-1.5 साल मैंने काम किया, दोबारा एग्ज़ाम लिखा। जब मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थी तब मुझे एक एहसास हुआ या अनुभूति हुई कि नहीं, मेरा काम है, मुझे क्या करना है। मेरा सबसे प्राइम फोकस रहता है कि मेरे पास कोई एक दूर दराज से गांव से भी कोई व्यक्ति चल के आ जाए और उसकी समस्या का निस्तारण हो जाए। तो वो जो फीलिंग है या जो वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, वो इस सर्विस से ज़्यादा कहीं नहीं मिलती है। और मैं जब एसडीएम थी, सीडीओ थी, डीएम थी, जब हम फील्ड पोस्टिंग में रहते हैं तो कहीं कहीं ऐसे मामले करते हैं, कई लोग इतनी दूर से चल के आते हैं, पैदल चल के आते हैं, दिन भर से चल के आते हैं, केवल एक सर्टिफिकेट के लिए, केवल उनकी छोटी सी प्रॉब्लम होती है और हम सोचते हैं कि हम एक फ़ोन पे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, उसको इतनी दूर से चल के आना पड़ा। तो मेरा यही वो है कि इसी डायरेक्शन में मैं काम करना चाहूँगी कि इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता को उसके दरवाजे पर बैठ के ही उनकी समस्या का समाधान हो जाए, उनको सुविधाएं मिल जाएं और हम उनका काम फेयर तरीके से कर सकें। और हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि हम उनका काम फेयर तरीके से कर सकें, सबको एक सम्मान से जीने का हक दे सकें। और भगवान ने, ईश्वर ने हमें ये इस लायक समझा, हमें एक ज़रिया बनाया कि लोगों की हम मदद कर सकें। किसी भी अब इस पोजीशन पर रहकर आप सोसाइटी के हर एक तबके से मिलते हो। आप दूर दराज गाँव में, पहाड़ में, कुमाऊँ में, नीति के गाँव में बैठे हुए, मैं अभी नीति माना आई, लास्ट विलेज तक गई हूँ, वहाँ के लोगों से मिलके, वहाँ की एक्सट्रीमिटीज़ देख के, वहाँ के लोगों को देखो। या फिर यहाँ बहुत बड़ा टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो अपना यहाँ प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हो 1000 करोड़ का, उससे भी आप मिलते हो, उनका परसेप्शन और इन बिटवीन भी लोगों से मिलते हो। तो आपको भगवान ने इतना मजबूत बनाया, इतना आप पे विश्वास दिखाया कि आपको इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। अब इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, आप सीखते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे और बेटर कर सकें। हमें वो जो व्यक्ति है, जो इंडस्ट्री है, उसकी भी हेल्प करनी है, उसको भी फेयर यहाँ पे वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सके, क्योंकि वही लोगों को फिर रोजगार भी देगा। मुझे उस व्यक्ति की भी हेल्प करनी है जो नीति में एक बैठा है, जिसकी केवल इतनी समस्या है कि हमें यहाँ गाड़ी नहीं मिलती, गाड़ी से बहुत दूर आना पड़ता है और हमें यहाँ, तो वो भी समस्या सॉल्व करनी है और इसका ज़रिया हम बने, तो वो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है अभी हमें प्रदेश में, जैसा कि आप सोच रही हैं और हमारी जनता के बारे में सोच रही हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाए, उनको वो सारी सुविधा मिल जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा पाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पाल जी को, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, एक्साइज ऑफिसर हैं, पहली महिला एक्साइज ऑफिसर हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, उत्तराखंड के राजस्व से जुड़ी हमने बातें डिस्कस की, उनके अनुभवों को जाना। होपफुली आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहेगा।
फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।